हे एवरीवन, आज के दिन में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है वापस से प्रोडक्शन। री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मतलब किसी चीज का प्रोडक्शन करना, यानी अपनी ही जैसी प्रजनन प्रोड्यूस करने को ही रिप्रोड्यूशन कहा जाता है। तो रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमें पता है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो वीवी पेरस होते हैं। वीवी पेरस मतलब जो अंडे नहीं देते हैं, जो डायरेक्ट ही बेबी को बर्थ देते हैं, उनको हम बोलते हैं वीवी पेरस। तो ह्यूमन एक वीवी पेरस एनिमल है। मेल और फीमेल ह्यूमंस में अलग होते हैं। तो यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के अंदर होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल के अंदर होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन में, यानी हमारा लोअर बैक वाला जो रीजन होता है वो वहाँ पर ये सिस्टम प्रेजेंट होता है। और किस में होगा? मेल में होगा। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है 1 पेयर टेस्टिस प्लस एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स के अंदर वासा डिफरेंशिया, इजैक्युलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, वासा एफरेंशिया सब आती हैं। और इसके अलावा ग्लैंड्स होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जिसमें सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड आती है। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम पेनिस कहते हैं वो भी इंक्लूडेड है। तो ये सारा मिलकर बनाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस होते हैं 1 पेयर, मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब मेल्स में भी कहाँ होते हैं? ये स्क्रोटम के अंदर होते हैं। स्क्रोटम एक तरह की कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर यहाँ पर ये 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अब ये एब्डोमिनल रीजन में ना होकर स्क्रोटम में होता है जो कि पेल्विक रीजन में होता है। इसका एक कारण है क्या? क्योंकि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होने की वजह से वहाँ पर स्पर्म सर्वाइव कर सकते हैं, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वो टेम्परेचर ज़रूरी होता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो स्पर्म फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर रहते हैं, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वो टेस्टिस के अंदर बनते हैं और जो स्पर्म है वो कम टेम्परेचर में बन सकते हैं और कम टेम्परेचर होता है स्क्रोटम में। इसलिए टेस्टिस की लोकेशन होती है स्क्रोटम। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वाई टेस्टिस इज प्रेजेंट इन स्क्रोटम। तो उसका यही रीजन है कि स्क्रोटम में टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। अब टेस्टिस की अगर हम शेप देखें तो इसकी शेप होती है ओवल, यानी राउंड ना होकर थोड़ी सी ओवल होती है। इसकी लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, वेट होती है 2 से 3 सेंटीमीटर और वेट होता है 10 से 15 ग्राम। ये तो हो गई टेस्टिस की जनरल बातें। अब टेस्टिस को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ही स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुआ। टेस्टिस 2 चीज़ें रिलीज करता है, एक तो टेस्टोस्टेरोन, ये एक हार्मोन है, और एक स्पर्म। तो ये 2 चीज़ें ये बनाता है और दोनों ही रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। टेस्टोस्टेरोन की ये फंक्शन होता है कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए ज़रूरी है। जो मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, तो वो सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या है? जैसे कि दाढ़ी मूंछों का आना, शोल्डर का वाइड होना, बॉडी हेयर आना, स्पर्म फॉर्मेशन होना, ये सारे टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन होते हैं। इसके अलावा जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस और स्क्रोटम ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं गुबर्निकुलम के थ्रू, यानी ये एक टेस्टिस है और ये स्क्रोटम है जिसके अंदर ये रह रहे हैं। तो ये दोनों जो कनेक्शन है इनके बीच का, इस कनेक्शन को ही हम बोलते हैं गुबर्निकुलम। तो टेस्टिस और स्क्रोटम आपस में गुबर्निकुलम के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। टेस्टिस चारों तरफ से 3 लेयर से सराउंडेड रहता है। ये 1, 2 और 3, ऐसे 3 लेयर्स होती हैं। इन तीनों लेयर को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये सबसे आउटर यानी बाहर वाली लेयर है, ये इनकम्प्लीट होती है, पूरी तरीके से कवर करके नहीं रखती। बीच वाली लेयर होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये सबसे मोटी लेयर है टेस्टिस की। और सबसे अंदर वाली लेयर होती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ये सबसे पतली लेयर है और इसमें ही सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि ये टेस्टिस के बिल्कुल पास में है तो इसमें ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है।
अब ये जो टेस्टिस होते हैं वो 6 से 7 मंथ के एम्ब्रियो में एब्डोमेन के अंदर होते हैं और बाद में वो स्क्रॉटम के अंदर आते हैं। यानी जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है और वो 6 से 7 महीने का होता है तो उस टाइम जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमेन में होते हैं, लेकिन बाद में वो स्क्रॉटम में चले जाते हैं। हर टेस्टिस के अंदर अगर हम एक टेस्टिस को देखें तो टेस्टिस के अंदर 250 ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। इन कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल और हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। यानी एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट और हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है टेस्टिस की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। हमने बोला था कि टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और टेस्टिस में कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं ये आगे जाकर ट्यूबुलाई रिक्टाई में खुलती है और ट्यूबुलाई रिक्टाई रीटा टेस्टिस में खुलती है। 10 से 20 वासा एफेरेंशिया निकलती है रीटा टेस्टिस से। यानी कि पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो खुलेगी ट्यूबुलाई रेक्टाई में, ट्यूबुलाई रेक्टाई खुलेगी रीटा टेस्टिस में और रीटा टेस्टिस खुलेगी वासा एफेरेंशिया में। तो वासा एफेरेंशिया के नंबर 10 से 12 होते हैं। अब अगर हम इसकी टीएस कट करके देखें तो हमें 3 तरीके की सेल्स दिखाई देती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। कौन कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोलाई सेल। ये दोनों तो होती है अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, और जो उनके बीच में स्पेस होता है वहां पर होते हैं इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल। यानी टेस्टिस के अंदर हमें 3 तरीके की सेल दिखाई देंगी। स्पर्मेटोगोनिया को हम मेल जर्म सेल भी कहते हैं। इसका फंक्शन होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन स्पेसिफिकली स्पर्मेटोगोनिया में होता है। एक और सेल होती है जिसको हम बोलते हैं सर्टोलाई सेल, अभी हम इसकी फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरी टाइप की सेल है इंटरस्टिशियल सेल और इसी का दूसरा नाम है लीडिंग सेल। ये एक हार्मोन सिक्रीट भी करती है और सिंथेसाइज भी करती है, यानी हार्मोन बनता भी इसी में और सिक्रीट भी यहीं से होता है, और वो एंजाइम है टेस्टोस्टेरोन। और इस टेस्टोस्टेरोन को हम एंड्रोजन भी बोलते हैं। एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल में सिक्रीट होता है। तो 3 तरीके की सेल देखने को मिलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म प्रोडक्शन का काम, लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसाइज और सिक्रीशन, और सर्टोलाई सेल जो होती है उसके कई सारे फंक्शन है। पहला फंक्शन है इसका स्पर्म मैचुरेशन का, यानी स्पर्म को मैच्योर करने में सर्टोलाई सेल का एक रोल होता है। इसके अलावा ये एक ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाती है जो कि टेस्टोस्टेरोन और अदर हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, यानी कौन कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होगा उसको रेगुलेट करने का फंक्शन भी सर्टोलाई सेल करती है ABP के थ्रू। इसके अलावा ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को भी रेगुलेट करती है, यानी स्पर्म बनने के फॉर्मेशन को भी ये रेगुलेट करती है। कैसे, इनहिबिन की हेल्प से। इसके अलावा जो स्पर्मेटोजोआ का बचा हुआ पार्ट होता है, शेडेड पार्ट होता है, उसको भी एब्जॉर्ब करने का ये काम करती है। ये एक फैक्टर सिक्रेट करते हैं जिसको हम एंटी मुलेरियन फैक्टर कहते हैं। ये क्या होता है, ये मेल में ओविडक्ट बनने से रोकता है, यानी ओविडक्ट जो होती है वो मेल में ना बन जाए क्योंकि फीमेल का पार्ट है, तो उसको रोकने के लिए एंटी मुलेरियन फैक्टर सिक्रेट करती है। इसके अलावा ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं सर्टोलाई सेल के, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक NCERT का डायग्राम है, इसमें हमने तीनों सेल्स दिखाई हुई हैं। अंदर की तरफ तो होती हैं स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोलाई सेल, और ये जो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, यहाँ पर होती है इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल। लीडिंग सेल का फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करना और स्पर्मेटोगोनिया का फंक्शन है स्पर्मेटोजोआ बनाना। इसके अलावा सर्टोलाई सेल भी यहाँ पर ही अंदर होती है। तो ये हो गया इसका डायग्राम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है और इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जिसको हम लीडिंग सेल भी कहते हैं। अब अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो ये इसका डायग्राम है, ये NCERT में भी है डायग्राम, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये टेस्टिस दिखा रखा है, 2 टेस्टिस होते हैं बट इस डायग्राम में हमें एक ही शो हो रहा है। अब ये टेस्टिस जिस कैविटी के अंदर है उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, और ये टेस्टिस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस।
और ये आपस में जुड़ा रहता है गुबर्निकुलम के थ्रू, यानी टेस्टिस और स्क्रोटम आपस में गुबर्निकुलम के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। इसके ऊपर से एक ट्यूब निकलती है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं वासा डिफरेंस। अब ये ट्यूब आगे जाकर खुलती है यहाँ पर इजैक्यूलेटरी डक्ट में, और वो इजैक्यूलेटरी डक्ट आगे जाकर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आउटसाइड इसका रास्ता होता है। अब यहाँ रास्ते में हमें मिलती है सेमिनल वेसिकल, यहाँ पर होती है 1 पेयर सेमिनल वेसिकल। ये एक ग्लैंड होती है और उसके नीचे एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है। तो ये तीनों ग्लैंड की लोकेशन यहीं पास पास होती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये जो यूरेथ्रा होता है, इसके बाहर वाला जो पूरा एरिया है इसको हम पेनिस बोलते हैं। ये पेनिस के बाहर जो स्किन होती है इसको हम बोलते हैं फोर स्किन। तो ये यूरेथ्रा जो होता है ये मेल में यूरिन और स्पर्म का कॉमन पाथवे है, यानी मेल में यूरिन और स्पर्म एक ही रास्ते से पास आउट होते हैं, जबकि फीमेल में 2 अलग अलग पोर्स होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेल में यूरेथ्रा की लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर, बट फीमेल में इसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसके अलावा ये है यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ से यूरिन आएगा और ये यूरेथ्रा में चला जाएगा, और यहाँ से ये वासा डिफरेंस स्पर्म आ रहे हैं और ये भी यूरेथ्रा में जा रहे हैं, यानी दोनों का एक ही कॉमन पाथवे है यूरेथ्रा। इसके अलावा यहाँ पे रेक्टम दिखा रखा है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और रेक्टम के नीचे वाला पोर एनस होता है। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अगर हम उसकी बात करें जो हमने अभी टेस्टिस में पढ़ा था पाथवे, तो वो इस तरीके से, पहले एक टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर होते हैं 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल खुलती है ट्यूबुला रेक्टाई में, ट्यूबुला रेक्टाई रीटा टेस्टिस में, और रीटा टेस्टिस वासा एफेरेंशिया में, वासा एफेरेंशिया एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस से फिर वासा डिफरेंस में, वासा डिफरेंशिया से इजैक्यूलेटरी डक्ट में, और फिर यूरेथ्रा और देन आउटसाइड। तो ये स्पर्म का पाथवे है कि कहाँ से ये बना और कहाँ कहाँ होता हुआ ये आउटसाइड गया। ये एक और डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पर हमें दोनों टेस्टिस साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, एक टेस्टिस ये, एक टेस्टिस ये। टेस्टिस के ऊपर ये जो कैप लाइक कवरिंग है इसी को हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस, और अंदर यहाँ पर एक तरफ बाहर से दिखाया हुआ है टेस्टिस, एक तरफ अंदर से दिखाया हुआ है। अंदर ये जो छोटे छोटे लोब्यूल दिख रहे हैं ये नहीं बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल आगे जाकर वासा एफेरेंशिया में, पहले रीटा टेस्टिस में, फिर वासा एफेरेंशिया में, और फिर एपिडिडाइमिस में। उसके बाद ये ट्यूब निकलती है जिसको हम वासा डिफरेंस बोलते हैं। फिर ये ट्यूब यहाँ जाती है और इजैक्यूलेटर डक्ट के साथ मिलकर सीधा यूरेथ्रा में खुल जाती है। ये 2 यहाँ पर सेमिनल वेसिकल हैं, और ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, और उसके नीचे छोटी सी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। अब ये वाली जो स्किन है ये है फोर स्किन, और ये नीचे वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ये पूरा पेनिस और ये वाला एरिया ग्लांस पेनिस, जबकि जो पतली सी स्किन है ये है फोर स्किन। और ये यूरेटर आ रही है जो यूरिनरी ब्लैडर में खुल रही है, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन इकट्ठा होता है, फिर बाद में वो यहाँ से बाहर आ जाता है, यानी इसमें यूरेथ्रा ही है जो स्पर्म और यूरिन का कॉमन पाथवे है। तो यहाँ पर हमने मेन टेस्टिस तक तो पूरा पढ़ लिया है और इसके डायग्राम देख लिए हैं। अगली वीडियो में हम इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाकी पार्ट देख लेंगे। तो इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। For more videos, like, share, subscribe. Thanks for watching.